फिर हम ऑस्टियोप्रोसिस को डिस्कस करेंगे। ऑस्टियोप्रोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर बोन का मास और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है और जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ऑस्टियोपीनिया भी लॉस ऑफ बोन मास है, लेकिन ये फ्रैक्चर कॉज नहीं करता। ऑस्टियोप्रोसिस फ्रैक्चर कॉज करता है, लेकिन ऑस्टियोपीनिया की वजह से फ्रैक्चर्स नहीं होते। आधी से ज़्यादा जो है वो वुमेंस में और 1/3 ऑफ मैन में जो है वो ऑस्टियोप्रोटिक फ्रैक्चर्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करती है बनस्बत मैन के। इसकी दो जो है वो टाइप्स हैं। टाइप 1 है जो कि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस भी कहलाती है, और टाइप 2 है जो कि एज एसोसिएटेड ऑस्टियोप्रोसिस भी कहलाती है। जो कि टाइप 1 है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस, जब एज 50 हो जाती है फीमेल्स में, तो 40% फीमेल्स में जो है वो ये वाली डिज़ीज़ पाई जाती है। पहला फ्रैक्चर जो है वो होता है फीमेल्स में जब आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ मेनोपॉज। मेंस की निस्बत फीमेल्स में 3 टाइम्स फेमोरल नेक का फ्रैक्चर ज़्यादा होता है, 3 टाइम्स वर्टिब्रल फ्रैक्चर और 6 टाइम्स रिस्ट फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में देन मेन। टाइप 2 जो है वो एसोसिएटेड होती है एज से, यानी जब एज ज़्यादा होती जाती है तो ये वाली डिज़ीज़ होने का जो है वो रिस्क होता है। इसकी वजह से जो फ्रैक्चर होता है, एज एसोसिएटेड ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से जो फ्रैक्चर होता है वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होता है, यानी उससे डेथ होने का खदशा होता है। 70 एज के बाद जो है वो बोथ जेंडर्स में ये जो है वो बीमारी हो जाती है अक्सर लोगों में, और 60% आफ्टर एज जो फ्रैक्चर्स होते हैं 90% उसकी कॉज दोनों जेंडर्स में जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस होती है। अब हमारे पास जो है वो सिम्टम्स हैं कुछ ऑस्टियोप्रोसिस के हैं, जिनमें ऑस्टियोप्रोसिस की डिज़ीज़ हो जाती है। उसमें जो है उनमें जो है वो हाइट का जो स्टैचू होता है वो जो है वो शॉर्टर होता जाता है, यानी उनकी हाइट जो है वो छोटी होती जाती है। वर्टिब्रल जो है वो फ्रैक्चर्स ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, और उनकी बैक में जो है वो पेन जो है वो होती है। क्योंकि जो है वो वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स होते हैं, इसकी वजह से जो है वो स्ट्रक्चर में डिसऑर्डर हो जाते हैं। बॉडी का जो है वो स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है, जिसको जो है वो डॉगर्स हम भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो डिस्कम्फर्ट भी पाई जाती है, लॉस ऑफ स्टेमिना और वीकनेस भी इन पेशेंट्स में जो है वो होती है। उसके बाद एक डिज़ीज़ लिखी हुई है बुक में, फीमेल एथलीट ट्राइड। इसका मतलब है कि ये ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर, मेनोरेजिया और ऑस्टियोप्रोसिस जब भी एक साथ फीमेल में होते हैं तो उसको कहते हैं फीमेल एथलीट ट्राइड। 15 to 19 एज की गर्ल्स में ये डिसऑर्डर 62% ईटिंग डिसऑर्डर पाया जाता है, कि वो जो है वो सोचती हैं कि हम जो है वो मोटे हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो खाती नहीं है। तो 15% उनका वेट अपनी एज से जो है वो लेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनकी बोन्स में ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है, और उनके जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है वो इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से ये तीनों डिसऑर्डर्स एक साथ होते हैं। तो उसको फिर हम जो है वो फीमेल एथलीट ट्राइड कहते हैं। ये यंगर फीमेल्स में ज़्यादा होती है। 22% उन फीमेल्स में होती हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद प्रिवेंशन इस डिज़ीज़ की, इट इज़ ईजियर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट, क्योंकि एक बार ये हो जाए तो फिर इसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। वंस फ्रैक्चर अकर्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, यानी फिर जब फ्रैक्चर हो जाए उसके बाद जो है वो एक के बाद एक फ्रैक्चर्स होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन में लाइफस्टाइल का रोल है, कि हम स्मोकिंग ना करें, हम जो है वो हमारी इनएक्टिविटी ना हो लाइफ में, और हम कैफ़ीन का इस्तेमाल ना करें। फिर है एक्सरसाइज, 5 to 10 सेट्स ऑफ जंपिंग एंड 3 to 5 पर वीक, 10 to 15 सेकेंड्स इंटरवल के साथ हमें जो है वो हर वीक करनी चाहिए, ताकि जो है वो हमारी बोन्स में स्ट्रेस पड़े और जो है वो इंक्रीज़ करें मैथ्स में। उसके बाद इंक्रीज़ डाइटरी कैल्शियम है, यानी पर डे हमें 1200 mg का कैल्शियम लेना ज़रूरी है, ताकि कैल्शियम की कमी ना हो। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर भी हमारे जो है वो इस डिज़ीज़ में जो है वो रोल प्ले करता है, लेकिन इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। फिर उसके बाद हार्मोनल डेफिशिएंसी प्रिवेंशन है, यानी कि जो है वो हार्मोन की जैसे एस्ट्रोजन है उसकी डेफिशिएंसी ना हो। उसके बाद कॉमन बोन इंजरीज़ है, बुक में मेंशन है पॉइंट कॉमन बोन इंजरीज़, ये कौन कौन से पॉइंट्स पे बोन जो है वो ज़्यादा प्रोन है टू इंजर। फ्रैक्चर्स डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, बोन टाइप एंड एज ऑफ बोन। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कहाँ हो, किस वजह से हो। एवोल्यूशन बाय टेंसाइल लोडिंग
जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि एवल्जन फ्रैक्चर्स ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि टेंसाइल लोडिंग की वजह से होते हैं। जैसे एक्सेसिव थ्रोइंग या जंपिंग आपने किया तो फिर ये वाले फ्रैक्चर्स का ज़्यादा जो है वो रिस्क होता है। मीडियल कंडाइल ऑफ ह्यूमेरस एंड कैल्केनियस ज़्यादा जो है वो प्रोन होते हैं इस फ्रैक्चर के। बेंडिंग एंड टॉर्जन वाले फ्रैक्चर्स जो हैं वो स्पाइरल फ्रैक्चर्स होते हैं लॉन्ग बोन्स में। क्योंकि जब बेंडिंग होती है तो दो तरफ से जो है वो, एक तरफ से कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा होता है और दूसरी तरफ से जो है वो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा होता है। तो जहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा होता है वहाँ से जो है वो बोन फ्रैक्चर हो जाती है। टॉर्क जो है वो टॉर्क बोन के अंदर जो है वो इंक्रीज़ करता है टॉर्जन को यानी बेंडिंग को, जिसकी वजह से शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। और स्पाइरल फ्रैक्चर इन टीबिया लॉन्ग बोन का ये जो है कॉमन है टॉर्क की वजह से। फिर जब कंप्रेशन अलोन जो है वो फ्रैक्चर नहीं कॉज करता, मतलब रेयर होते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस के जो है वो फ्रैक्चर्स, लेकिन जब कंप्रेशन जो है वो अलोंग विद द टॉर्जन लोड होता है तो फिर वो फ्रैक्चर कॉज कर देता है। फिर एक टाइप ऑफ फ्रैक्चर की इम्पैक्टेड या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ये उस वजह से होते हैं जब दो फ्रैक्चर की साइड आपस में डिप्रेस होती हैं तब जो ये वाला फ्रैक्चर कॉज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आते हैं, यानी कि जो डेली रूटीन में फ्रैक्चर हो रहे होते हैं, मतलब थोड़ी फोर्स बार बार रिपीटिव लग रही होती है और वो इतना डैमेज नहीं करती लेकिन वो बार बार लग रही होती है। एक हद तक तो वो ज़्यादा डैमेज नहीं करती लेकिन फिर वो जो है वो डैमेज कॉज करना शुरू हो जाती है। जैसे रनर्स में 50% जो है वो टीबिया के फ्रैक्चर और 20% जो है वो मेटाटार्सल के फ्रैक्चर जो है वो इस स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की वजह से होते हैं। फेमोरल नेक एंड प्यूबिस, ये दोनों को भी जो है वो रिस्क होता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से वो फ्रैक्चर ना हो। फिर उसके बाद एक फ्रैक्चर है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ये बेसिकली बच्चों में होते हैं बेंडिंग और टॉर्जन की वजह से। उसके बाद हमारे पास एपिफिजियल इंजरीज़ हैं, यानी 10% बच्चों के अंदर जो है वो और एडल्ट्स के अंदर एपिफिजियल इंजरीज़ हो जाती हैं। एपिफिजियल इंजरीज़ जो है इंजरीज़ जो है वो उसको एपिफिजियल प्लेट को, आर्टिकुलर कार्टिलेज और एपोफाइसिस को ज़्यादा जो है वो डैमेज कॉज करती हैं। एपिफिजियल प्लेट लॉन्ग बोन्स की हम उसको कहते हैं प्रेशर एपिफाइसिस भी कहते हैं, और हाई एपोफाइसिस जो लॉन्ग बोन्स में होती हैं हम उनको जो है वो टॉर्जनल एपिफिसिस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑस्टियोकोंड्रोसिस है। ऑस्टियोकोंड्रोसिस का मतलब है कि जो है वो ब्लड सप्लाई ना होना। तो जब एपिफाइसिस को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी एपिफाइसिस की, और अगर जो है वो एपोफाइसिस को जो है वो नहीं होगा ब्लड सप्लाई तो जो उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एपोफाइसाइटिस, यानी कि ट्रोमिक एवल्जन की वजह से ये कॉज होता है और ये कॉमन होता है कैल्केनियस एंड टिबियल ट्यूबरकल में, जो कि हमारे पास जहाँ पे पैटेला अटैच होती है वहाँ पे ये वाला जो है वो फ्रैक्चर होने का खदशा होता है।